कब तक नाबालिग बच्चे गटर में काम करते दिखेंगे 21वीं सदी में भी? क्या यही बिहार का भविष्य है? क्या यही बिहार का वर्तमान और भविष्य दोनों है? क्योंकि आज भविष्य गटर में है, इस बात को समझें। जब नाबालिग बच्चा पढ़ने के समय में गटर साफ करेगा राजधानी में, बिहार का राजधानी पटना में, तो कैसे भविष्य बनाएगा बिहार का? हमको ये समझाएं। अब मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों को जो इन नाबालिगों को इस तरह के काम में इन्वॉल्व करते हैं। और पटना नगर पालिका के उन अफसरों को मेरी चेतावनी है, समझ ले। मैं जिस दिन नाम जान गया कि ये अफसर है और इसने नियुक्त किया था उन बच्चों को, तो याद रखिएगा, पूरे बिहार के सामने आपको एक्सपोज करूंगा कि नाबालिग के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला एकमात्र शख्स ये है ऑफिसर, जो अपने खुद तो ऑफिस में बैठकर एसी में चाय और बिस्किट खाता है और भविष्य को गटर में छोड़कर आता है। कुछ चंद पैसे बचाने के लिए ये लोग बिहार के भविष्य को दांव पे रख दिए हैं। और मैं अपील करूंगा नीतीश, ये जो है तुम लोग सफाई जो करते हो, इसको मतलब इसको सरकार तुम लोगों को कुछ नहीं देती है बॉडी में पहनने के लिए, महक से बचने के लिए? हाँ, कुछ नहीं, कहीं भी पूरे पटना में करते हो तब कहीं कुछ नहीं? कुछ नहीं। और तुम लोग नगर निगम का स्टाफ हो क्या, प्राइवेट हो? अच्छा, नगर स्टाफ भी नगर निगम का नहीं हो? नहीं है। अच्छा, और तुम लोग का तो उम्र बहुत कम है अभी, तो सरकार अभी तो काम सरकार को लगाना नहीं चाहिए तुम लोग को इस काम में, पढ़ने लिखने का तुम लोग का उम्र है। हाँ, क्यों करते हो ये काम? क्या करें सर, घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो हम ही ना कमाएं सर। अभी चिल्लाया बड़े बड़े सर। कैसे चोट लगा है? ये अभी थोड़ा निकाले सर, तो छाड़ लगा था, वो फट गया सर। हाँ, छाड़ था, वो फट गया सर। तो तुम लोग को इक्विपमेंट नहीं देता है? हाँ, बोला आजकल तो इसी में से ही घुसना पड़ता है नाले में, तो स्मेल के लिए या बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इक्विपमेंट होना चाहिए ना? नहीं दिया सर। हाँ, नहीं। तो आप देख सकते हैं कि एक किस तरह का दृश्य इस पटना में आपको नजर आ रहा है। नाबालिग बच्चों के साथ किस तरह का वर्क करा रही है यही यहाँ की जो गवर्नमेंट है, और खास करके आप नगर पालिका को जो करा रही है, ये कहां तक सही है? मैं कृष्णा जी को जोड़ रहा हूं। कृष्णा जी, आप तक अब आवाज जी जा रही होगी। जी बिल्कुल आशुतोष जी, मैं नहीं जानता हूं ये वीडियो कहाँ की है जी। आशुतोष जी, मेरे संज्ञान में मामला नहीं है कहाँ की ये वीडियो है, वायरल वीडियो कहाँ की है। अगर आपने इस वीडियो को शूट किया है तो मैं चाहूंगा कि आप जो भी इसका डिटेल हो, लोकेशन हो, जगह हो, समय हो, कितने तारीख को हुआ है, ये सारा चीज सार्वजनिक कर दें। एक बार मुझे भी भेज दें व्हाट्सएप के ये थ्रू। पटना की है, और मैं आपके बता रहा चैनल हूं, खबर फर्स्ट का अपना सूत्र है। ये पटना का विजुअल है, मैं बता दूं आपको। और पटना नगर पालिका के द्वारा ये कार्य करवाया जा रहा है। जी बिल्कुल आशुतोष जी, मुझे एक बार जगह बता देंगे ये किस जगह का है? तो क्या इस पे कार्रवाई होगी अगर हम आपको विजुअल भेज देंगे तो, रॉ विजुअल? निश्चित रूप से आशुतोष जी, ये नीतीश कुमार की सरकार इसीलिए जानी जाती है, हम लोग किसी भी चीज से समझौता नहीं करते हैं। टैगिंग भेजूंगा। बिल्कुल आशुतोष जी, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई इस पर सुनिश्चित की जाएगी। जो भी पदाधिकारी इसमें कॉन्सर्न, जो भी अथॉरिटी कॉन्सर्न है, कॉन्सर्न अथॉरिटी है, निश्चित रूप से मैं पर्सनल लेवल से उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। और जो भी लोग इनमें चिन्हित किए जाएंगे उन पे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं, कार्रवाई होगी और जरूर कार्रवाई होगी। देखिए कृष्णा जी, ये देखिए, कार्रवाई करना तो मैं आप बहुत अच्छा होगा और पूरे बिहार की जनता का आपको आशीर्वाद मिलेगा अगर आप इस पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कृष्णा जी कि जिस तरह का
कुकृत्य किया जी गया है, जिस तरह का बिहार के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है मौजूदा, आप देख सकते हैं आपके कार्यकाल में यहाँ की पटना में खास करके अगर वो किसी और डिस्ट्रिक्ट का ये दृश्य होता तो मैं एक मिनट के लिए भी मान भी लेता, लेकिन नगर पालिका पटना के द्वारा जब ये ऐसे काम को किया जा रहा है, इससे आप समझ सकते हैं ये मैसेज कितना बड़ा है। बिहार में और भी कई जगह ऐसे होते होंगे, लेकिन वो बस दिखाया नहीं जा रहा है। वो तो हमारे कैमरे के सामने आ गया जो हमने इसे दिखा दिया क्योंकि बड़ा मुद्दा था। तो इसको गंभीरता से सरकार को लेनी चाहिए और शीघ्र जी बिल्कुल से आशुतोष जी, कार्रवाई हो, क्योंकि बिहार का बिल्कुल भविष्य बिल्कुल खतरे में है। देखिए आशुतोष जी, मैं कड़ी शब्दों में ऐसे घटनाओं का निंदा करता हूं। वो बच्चे जो नाली साफ करते हुए दिख रहे थे, उन बच्चों के हाथ में झाड़ू नहीं बल्कि उन बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए था, और वो बच्चे नाली में नहीं बल्कि वो बच्चे स्कूल में बैठने के लिए उपयोगी थे। और मैं समझता हूं वो देश के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं, उनके कंधों पर देश और बिहार की बागडोर है। और मैं समझता हूं जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आशुतोष जी, मैं पुनः कह रहा हूं, और ऐसे बच्चे जो भी बच्चे ऐसे दिखाई पड़ेंगे जिनका अभी नाम आएगा, उनको वैसे लोगों के जद से बाहर निकाला जाएगा, और बच्चों को जो बच्चों का अधिकार होता है वो उन्हें मुहैया कराया जाएगा, चाहे वो अस्पताल का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, जो भी हो, बच्चों को, मैं पुनः कह रहा हूं, बच्चों को मुहैया कराया जाएगा। सरकार अपने स्तर से, अगर आप मुझे फुटेज भेज देंगे, मैं पटना के कमिश्नर साहब से भी बात कर लूंगा, मैं उन्हें पर्सनल लेवल पर जाकर मिल भी लूंगा उनसे, और निश्चित रूप से मैं कार्रवाई करने की मांग करूंगा उनसे। के लिए जी धन्यवाद आशुतोष जी। एकदम मैं फुटेज आपको भेज दूंगा जी। और मैं शुभकामनाएं देता हूं, आपका चैनल जिस प्रकार से जनहित का मुद्दे को उठाते रहता है, आपको पुनः एक बार शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित आपको आश्वस्त करता हूं। तो ये थे हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता, अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदित्य कुमार पासवान जी कांग्रेस से। स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में आदित्य कुमार पासवान जी। ये जो आपने अभी जो विजुअल देखा, ये कहां तक सही है? क्या बिहार का जो भविष्य है इसी तरह गटर में पाया जाएगा? जो बिहार के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पे कब कार्रवाई होगी? विपक्ष क्यों चुप हो जाता है ऐसे चीजों पे? आशुतोष, खासकर ये जो एक मुद्दा है, ये बड़ी ही करीब से मेरे दिल से जुड़ा हुआ है, और मैं इसके इन लोगों के लिए और इस तरह के लोगों के लिए जो सीवरेज में उतर के काम करने के लिए मजबूर हैं, एक लंबे समय से आवाज उठा रहा हूं, आंदोलन कर रहा हूं कि इन लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि सीवर की सफाई आज पूरी दुनिया में मशीन से की जा रही है। जो टेक्नोलॉजी आज जिस तरह से एडवांस किया है, पूरी दुनिया में कहीं भी सीवर के अंदर घुस के आदमियों के द्वारा, लेबर के द्वारा काम नहीं किया जाता, हर जगह मशीनों का उपयोग किया जाता है। और अभी मैं जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता को सुन रहा था, तो बड़ी हास्यास्पद उनकी बातें हैं कि मैं कमिश्नर से बात करूंगा और इधर-उधर सारी तरह की बातें कर रहे थे वो। तो मैं आपके माध्यम से, और मेरे ख्याल से बिहार की जनता ये जानती भी है, उन्होंने देखा भी होगा कि पटना इनकम टैक्स चौराहा जो है, जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस से कुछ 100 मीटरों की दूरी पर है। वहां पे किस तरह से हमारे मजदूर भाई जो सीवर में उतरने को मजबूर हुए थे और सीवर में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। काफी हंगामा हुआ था, और हम लोगों ने एक लंबा आंदोलन इसके लिए किया है और आवाज उठाया है मजदूर भाइयों के लिए, और उस फलस्वरूप इसका परिणाम ये आया कि लंबे समय तक ये आंदोलन चला, और उस आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने विशेषकर जो सीवरेज में काम करते हैं उन लोगों के लिए एक बजट का आवंटन किया कि मशीनों की खरीद हो, और मशीनों की खरीद से ही, मशीन से ही सीवरेज की सप्लाई हो, सीवरेज की सफाई हो, सीवरेज की सफाई हो। तो ये बजट का आवंटन हुआ, प्लस बजट के आवंटन में स्कॉलरशिप का इंतजाम है कि जो इस समाज से बच्चे आते हैं,
जो इस समाज से बच्चे आते हैं, उस समाज के बच्चे स्कॉलरशिप के माध्यम से पढ़ाई कर सके। उन लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई, हॉस्टल बनाया गया। लेकिन बिहार सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है और आज देखिए किस तरह से बच्चों का शोषण किया जा रहा है। इमैटेरियल कुमार जी, एक ऑफ सवाल दिस है। की मैं वही बता रहा हूँ, 1 मिनट मुझे लेट मी कंप्लीट कि इमैटेरियल ऑफ द कास्ट ऑफ द पीपल ये कितना इनह्यूमन है, अमानवीय है कि आज भी 21वीं सदी में जब हम चंद्रयान और मंगलयान की बात कर रहे हैं, तो आज बच्चों को और जो वो भी बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जिनके पढ़ने लिखने की उम्र है, वो नाले में उतर के सफाई कर रहे हैं। और बिहार ही नहीं, पूरे देश में कितने लोगों की मृत्यु सीवरेज में उतरने से हुई है। एंड ऑल द गवर्नमेंट्स, चाहे वो बिहार की सरकार हो, या वो केंद्र सरकार हो, या कोई भी राज्य की सरकार हो, उन्होंने ये व्यवस्था अगर नहीं करी है अभी तक, तो उनके लिए शर्म की बात है कि आप हजारों करोड़ रुपए सड़कों के निर्माण में या और चीजों में खर्च कर देते हैं, लेकिन जो ये चीज जो सीवरेज की सफाई है, जो हर दिन की एक्टिविटीज में आता है, ये उसकी सफाई के लिए अगर बजट का आवंटन होने के बाद भी अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, मशीन्स नहीं खरीदी जा रही है, बच्चे पढ़ाई छोड़ करके उसमें अपने पेट की आग को शांत करने के लिए उसमें जाने को मजबूर है, तो ये सरकारों के लिए शर्म की बात है। सवाल है आदित्य कुमार पासवान जी कि राजनीति की जब बात होती है तो हर राजनीति दल राम मनोहर लोहिया, बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पे दलित समुदाय के पास जाकर उनके वोट बैंक को अपना वोट बैंक बना लेते हैं। लेकिन जब बात आती है उन्हीं बच्चों को उचित शिक्षा देने की, तो कोई भी गवर्नमेंट हो, आज जदयू भी है, आज देखिए गटर में वो बच्चे पाए जा रहे हैं। गटर साफ करते हुए वो कोई स्वर्ण जाति से नहीं बिलोंग करते थे, वो भी दलित समुदाय से ही बिलोंग करते थे। मेरा सवाल है कि एक तो सबसे बड़ा कुकृत्य, बहुत बड़ा पाप ये हुआ कि नाबालिग बच्चों से गटर साफ कराना ही एक कानूनी तौर पे गलत काम है। लेकिन दूसरा, जिस समुदाय के बच्चे के हाथ में किताब कॉपी होनी चाहिए, जिसको उचित शिक्षा मिलनी चाहिए, वो आज समाज का गटर साफ कर रहा है। मेरा सवाल है कि वो कहां गए वो राज्य नेता जो दम भरते हैं, राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं, जो बात करते हैं संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की, जो बात करते हैं महात्मा गांधी के सपनों का भारत, जो बात करते हैं कि 2035 तक विकसित भारत बनाने का। क्या बिहार ऐसे विकसित होगा? सवाल तो ये है। नीतीश कुमार जी गांधी दर्शन की बात करते हैं और महात्मा गांधी के विचारों का अनुसरण करने की बात करते हैं। जेपी के अनुयायी हैं, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं और उनके सम्मान में यदा हमेशा ही कार्यक्रम बिहार में होते रहता है। तो मुझे लगता है कि आज चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, कर्पूरी ठाकुर हो, जेपी हो, या कोई भी और महान राजनेता जिन्होंने एक आयाम दिया सोसाइटी को, आज उनकी आत्मा कराहती होगी इन सब चीजों को देख करके। और जिस तरह से राजनीति के लिए बड़ी-बड़ी बातें की जाती है कि दलित समाज का उत्थान किया जा रहा है, तो आज सच्चाई ये पहली बार नहीं है, ये सच्चाई बार-बार लोगों के सामने आती है। और क्या ये किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है कि जो नाबालिग बच्चे हैं, इमैटेरियल ऑफ द कास्ट दे कम फ्रॉम, चाहे वो दलित समाज से हो या नहीं हो, लेकिन बेसिकली ये जो काम है ये दलित समाज के बच्चे, समाज जो है, जो खासकर जो वाल्मीकि समाज और मेहतर समाज जो होता है वो करता है। तो उसके बच्चे अगर आज भी इस सदी में, जब हम चंद्रयान और मंगलयान की बात कर रहे हैं, आज भी सीवर में उतर करके उसे साफ करने के लिए मजबूर है, तो ये सरकारों के लिए शर्म की बात है। ये अफसरशाही जिस तरह से काबिज है हमारी सरकारों पर, उसके लिए शर्म की बात है। मुझे तो क्योंकि मुझे जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि बजट का आवंटन हुआ और बजट का आवंटन हुआ तो राज्य सरकारों को जरूर आया होगा। तो अगर राज्य सरकारों के पास आया है तो अभी तक उस बजट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं मशीनें खरीदी गई? क्यों नहीं जो नालों की सफाई होती है मशीनों से होती है? क्यों नहीं इन बच्चों को बचाव तंत्र का इस्तेमाल करके? आज देखिए हम पटना में हैं, पटना में प्रॉपर्टी टैक्स के लिए गली-गली
प्रचार हो रहा है कि आप अपना टैक्स जमा करें, नहीं तो आप पर ये कार्रवाई की जाएगी, ऐसे वैसे 10 तरह की बातें होती हैं। तो क्या उसी प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करके इस तरह ये समाज जो है, उन समाज के बच्चों को के पास ये मैसेज नहीं पहुंचाना चाहिए कि आपके लिए पढ़ाई पहले ज़रूरी है, और सरकार ने ये व्यवस्था की है। हो सकता है कि जानकारी नहीं होने के कारण भी ये बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाते हों। तो प्रचार तंत्र का इस्तेमाल होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई दिलानी चाहिए और वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए इनके रोजगार की। जैसे कि मैं उस वीडियो में सुन भी रहा था कि पेट की आग को शांत करने के लिए बच्चा काम करने को मजबूर है। तो इज़न्ट इट अ शेम फॉर अ गवर्नमेंट जो कहती है कि मैं मिनिमम वेजेस के लिए, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, हम हैं, सरकार है, और किसी को भी काम के लिए चिंता करने की बात नहीं, हम मिनिमम वेजेस वाला काम देंगे और आपको मुफ्त भोजन के साथ ये अश्योर करते हैं, मुफ्त राशन के साथ, कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा। तो क्या यही है, यही न्याय है जो आज मिल रहा है हमारे दलित समाज को, और उस समाज को जिसकी सफाई के कारण घर जो है, किसी का भी घर है, मोहल्ले टोले जो है जहां गंदगी की बाढ़ नहीं आती है, इन लोगों की सफाई के कारण ही ये पॉसिबल हो पाता है। तो क्या ये न्याय है? मेरे अगर ये समाज को ये सोचना होगा कि किस तरह से वाल्मीकि जी की जो बात करते हैं, रामचरितमानस उनका लिखा गया है। उस नहीं, समाज के साथ वो ऐसा अन्याय। बिल्कुल सही है। वो देखिए, वो ठीक है, वो बिल्कुल सही है कि वाल्मीकि समाज से आते हैं लोग और रामायण लिखा गया है। लेकिन आज हम किस सदी में हैं और आप किस समाज की बात कर रहे हैं? ये समाज क्या हमें अलाउ नहीं करता है कि हम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें? क्या ये समाज नहीं अलाउ करता है कि आप सही तरीके से कुछ और काम करके रोटी कमा सकें? क्या ज़रूरी है कि बच्चे मजबूर हैं, इतने ज़्यादा मजबूर हैं कि नालों में जाकर के उनकी सफाई की जा रही है? ये गलत हो रहा है। सरकारें इस पे आँखें मूंदी हुई है, और किसके नीचे ऐसा काम हो रहा है कि बच्चों को ये काम करना पड़ रहा है। आज ये बच्चे सब, जो मैंने वीडियो में देखा कि ये 15-16 साल के बच्चे होंगे, 17 साल के बच्चे होंगे। आदित्य कुमार पासवान जी, सवाल है कि आज बीजेपी के राज्य में जदयू जब बीजेपी के साथ है तब आपको गलत लग रहा है? क्या लग रहा है कि ये आज ही हुआ ये कुकृत्य? आपकी भी मैं सरकार थी आज से महज 2 महीने पहले, उस समय भी ये मैं काम हो रहा था, तो उस समय क्यों मैंने नहीं इस पे कंट्रोल किया गया? पूर्व में भी मैंने आपको बताया कि मैं इस मुद्दे को लेकर के खासकर हर फोरम से आवाज उठाते रहा हूं, और जो सीवरेज वर्कर्स हैं उनके साथ खड़े होकर मैंने आंदोलन में हिस्सा लिया है, और फलस्वरूप केंद्र सरकार को भी मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक को लिखा है। अब किस लिए उन्होंने ऐसा बजट का आवंटन किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज से 2 साल पहले जब बजट आया था तो उस बजट में ये स्पष्ट रूप से इस काम के लिए बजट निर्धारण किया गया था। तो उस बजट निर्धारण में ये था कि मशीनें खरीदी जानी चाहिए, और सीवरेज की सफाई मशीनों से होनी चाहिए, और उस बजट में ही था कि स्कॉलरशिप इन बच्चों को मिलेगा पढ़ाई के लिए, हॉस्टलों का निर्माण होगा उस बजट से। लेकिन मुझे दिखता हुआ नहीं है यहाँ पे बिहार में खासकर कि उस बजट का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, और राज्य सरकार इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ी हुई है, और ये मजबूरीवश पढ़ाई को छोड़ दीजिए, पढ़ाई खाने को मोहताज है, और अपने पेट को आग को शांत करने के लिए नाले में उतर के काम कर रहे हैं। तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है। उस समुदाय को एक बात बता देना चाहता हूं, जिसके बड़े नेता जीतन राम मांझी हैं। जब उनको बात आती है काम इस पे करना चाहिए कि पिछड़े वर्ग से कोई भी 18 साल से पहले कम उम्र के बच्चों को तो कोई काम इस तरह के काम में संलिग्न ना हो। फेल अगर आज कोई हुआ है तो जीतन राम मांझी हुए हैं, क्योंकि वो जिस जाति के राजनीति करती हैं, जिस जाति से कब वोट लेकर वो सत्ता में काबिज हुए हैं, आज उस समुदाय को आप देखें, उस समुदाय की स्थिति को देखें। वो समुदाय आज पेट के लिए गटर साफ कर रहा है राजधानी में। अब वो क्या कर रहे हैं? वो अपने सियासत रोटी को सेक रहे हैं। उनका एक नया स्टेटमेंट आया है, आदित्य कुमार पासवान जी शायद आप भी जानते होंगे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर उनका एहसान चुका दिए हैं। मेरा सवाल है, जनता आपको हर बार जिताती है, जब जनता का एहसान कब चुकाएंगे जीतन राम मांझी? देखिए, जीतन राम मांझी से सिर्फ सत्ता के लिए है। जब जाति की जीतन राम बात आती है, जीतन जाति के हित की बात आती है, तो क्यों दरकिनार हो जाते हैं राजनेता आदित्य कुमार पासवान? जीतन राम मांझी जी एक वयोवृद्ध नेता हैं,
लेकिन गैर जिम्मेदाराना बयान देना उनकी आज की आदत नहीं है। जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने काम कम किया, गैर जिम्मेदाराना बयान लगातार देते रहे। इसी कारण उनको मुख्यमंत्री पद से भी हटना पड़ा। नीतीश कुमार जी ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया। आज वो फिर कह रहे हैं कि बिहार उन्होंने अपना एहसान उतार दिया। आप बिहार के साथ धोखा कर रहे हैं। आपने अपने दलित समुदाय के साथ धोखा किया है। आज नीतीश कुमार जी बिहार को डिस्टेबलाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हर 1 साल, 1.5 साल में कभी इस गठबंधन के साथ, कभी उस गठबंधन के साथ जाकर के बिहार का जो प्रोसेस है काम होने का, उसको स्लो कर देते हैं, रोक देते हैं। प्लस जो पिछले 18 साढ़े 18 वर्षों से नीतीश कुमार जी, हम जब सरकार में थे, तो नीतीश कुमार जी की तारीफ भी करते थे कि लोक कल्याण की जो नीतियां हैं, उस पे उन्होंने काम किया है और उसमें काफी हद तक वो सफल भी हुए हैं। लेकिन हम पहले भी कहते रहे हैं कि सिर्फ लोक कल्याण की नीति से स्टेट नहीं चलता है, स्टेट की प्रॉस्पेरिटी में औद्योगिकरण बिल्कुल ही शून्य रहा। हाँ, पिछले बिहार 18 साढ़े 18 वर्षों में बिहार में औद्योगिकरण बिल्कुल शून्य रहा, क्योंकि यहाँ की पॉलिसी जो है, वो पॉलिसी ही बिल्कुल जीरो रही है। तो ये अगर नीतीश कुमार जी को अपना वो एहसान चुकाने के लिए जीतन राम मांझी जी ने इस तरह का बयान दिया है, तो ये एक शर्म की बात है कि जिस तरह से बिहार को बर्बाद किया गया है पिछले 18 साढ़े 18 वर्षों में। क्योंकि जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे, तो सब लोगों की ये अपेक्षा थी कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सत्ता में आया है, एक इंजीनियर सत्ता में आया है, तो बिहार को एक अग्रणी प्रदेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन आज आप देखिए बिहार क्या हो गया है। बिहार एक लेबर स्टेट बन गया है और पूरे देश में हम लेबर स्टेट के नाम से जाने जाते हैं। शायद आप भी अवगत होंगे कि संदीप पेंड्रिक आईएएस ऑफिसर है, प्रिंसिपल सेक्रेटरीट इंडस्ट्रीज है, वो बिहार के प्रिंसिपल सेक्रेटरीट है। और आज के डेट में बिहार में अगर औद्योगिकी की हम बात करें, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कीम की हम बात करें, तो जब एक नया बच्चा, एक टैलेंटेड बच्चा जब औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाने की कोशिश करता है, तो एक मोटा सा इन्वेलप दे दिया जाता है कि इतना करिकुलम है, आप इसे फिलअप करके आए, उसके बाद सरकार मदद करेगी। और उसके बाद भी जब वो सारी चीजों को किसी भी तरीके से कंप्लीट करता है, उसके बाद भी सरकार उसको सिर्फ और सिर्फ एक काम करती है कि गोल गोल जिलेबी की तरह घुमाती है, कोई मदद बिहार में नहीं मिलता। ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीट है बिहार के, इनके द्वारा कई फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं, हजारों। मैं ये पूछता हूं कि बिहार में क्या बिहारियों पे एक सरकार को भरोसा नहीं है? क्या सिर्फ देश में गुजराती ही बिजनेस कर सकता है? क्या सिर्फ महाराष्ट्र से जो है वही एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है? क्या बिहार झारखंड के लोग में ये कैपेबिलिटी नहीं है? इससे तो साफ साबित होता है ना, सरकार ये समझती है कि अदानी, अंबानी और टाटा बिरला के बाद कोई उद्योगपति जन्म ही ना ले इस देश में। तभी तो है इस तरह का आप देख सकते हैं कि बिहार में किस तरह का अगर उद्योग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो सरकार की जो एक्टिविटी है, जो मॉडल सेट कर रही है सरकार और जो काम कर रही है, इन दोनों में जो अंतर दिख रहा है, इससे तो यही साबित होता है आदित्य कुमार पासवान जी, वो चाहे आपका कार्यकाल हो, चाहे अभी तो बीजेपी का कार्यकाल आ ही रहा है। जवाब दे। मैं इस पे 2-3 मिनट समय लूंगा और विस्तार से इस पे चलेंगे हम लोग। आप जैसे आपने बिहार की परिचर्चा की, तो इस संदीप पौंड्रिक जी का नाम लिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज हैं वो अभी बिहार में। तो शुरू से चलते हैं हम लोग। जब 1991 का दौर याद कीजिए, जब भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बने और डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने ये इंडिया की इकोनॉमी को ओपन किया। और उसके बाद आपको याद होगा, पता नहीं मेरे दर्शक जो यहाँ देख रहे हैं उनको भी इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि 1991 में जब इकोनॉमी को खोला गया, तो दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी जो है, वहां पे
गवर्नमेंट ने SEZ बनाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया और स्पेशल जो होता है प्रोविजंस वो दिया गया, क्योंकि वो दमन एंड दीव में सिर्फ समुद्र के किनारे वो जगह थी, वहां कोई जाता नहीं था और सिर्फ बैरन लैंड्स थे। तो लेकिन गवर्नमेंट ने वहां पे स्पेशल प्रोविजंस दिए, SEZ बनाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसे बनाया और पूरे देश से उद्योगपतियों ने वहां अपने इंडस्ट्रीज लगाए। बिहार के बहुत जाने माने बड़े उद्योगपति हैं, एक अनिल अग्रवाल जी, जिनका वेदांता ग्रुप है आज के डेट में, उन्होंने भी अपनी फैक्ट्री लगाई थी सिलवासा वापी में। क्योंकि मैं इन सब चीजों से जुड़ा हुआ हूं तो मुझे मालूम है। और उसके बाद वो जगह, जो छोटा सा जगह था, जो कभी कोई जानता नहीं था, बिल्कुल बैरन लैंड थे, वो डेवलप कर गया और बड़े बड़े उद्योग वहां लगे, सिलवासा, दमन दीव, वापी, इन सब जगहों पे। तो जब उस दौर में, जब 1991 का दौर था, जब उतना डेवलप नहीं था इंडिया, उस दौर में बड़े बड़े उद्योग वहां लग सकते हैं, तो आज के दौर में बिहार में क्यों नहीं? बिहार की जो पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, वो इस तरह की है कि वो अफसरशाही में रोल करके खत्म हुआती है। अगर आपने बियाडा में से कोई लैंड लिया हुआ है और आप वहां पे कोई अगर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या कोई प्रोजेक्ट लगाने जाते हैं, तो पहला तो अगर आप वहां प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपना सबमिट करेंगे तो महीनों बीत जाएंगे। उसके बाद वो प्रोजेक्ट का आप किस तरह से जानते हैं कि अफसरशाही बिहार में किस तरह से हावी है, प्रोजेक्ट उनका पास नहीं होता है, कितनी बार कैंसिल हुआ है। कैंसिल होने के साथ जो लैंड अलॉटमेंट है उसमें वो काफी देर हुआ है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आपने अगर सेट ड्यूरेशन में वो लैंड में काम नहीं शुरू किया तो वो उसको कैंसिलेशन बियाडा करती है। तो कैंसिलेशन करती है, फिर जिसकी लैंड जिसको अलॉटेड रहती है वो कोर्ट में चला जाता है, मैटर कोर्ट में सब रजिस्टर आता है, तो काम भी शुरू नहीं हुआ, गवर्नमेंट का लैंड भी फंस गया, वो लैंड ऐसे ही बैरन रह गई। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ पे अफसरशाही के कारण प्रोजेक्ट्स नहीं लग रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है और बाहर से इंडस्ट्रीज इसलिए नहीं आते हैं कि यहाँ पे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो पॉलिसी है वैसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनाई गई है कि जिससे कारण यहाँ पे अट्रैक्ट होके लोग यहाँ पे आके इंडस्ट्रीज लगाएं बाहर के राज्यों से। आपको याद होगा और हमेशा हम पेपरों में पढ़ते भी रहते हैं, बिहार के लोग पढ़ते रहते होंगे कि हमेशा यहाँ पे इन्वेस्टर समिट किया जाता है। आप मुझे बताइए या बिहार के लोग बताएं या सरकार बताए कि कितने इन्वेस्टर्स मीट जो है वो सक्सेसफुल हुई है और यहाँ बड़े इंडस्ट्रीज लगे हैं। जो इंडस्ट्रीज 1991 के पहले जो इंडस्ट्रीज बनी थी यहाँ पे, उसमें शुगर मिल्स देखिए, चाहे भागलपुर का सिल्क इंडस्ट्री हुआ, चाहे जूट इंडस्ट्री हुआ, पूर्णिया चले जाइए तो वहां की कॉर्न इंडस्ट्री हुई और भी बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्री जो पहले जो फलती फूलती थी 90 के दौर के पहले, वो डिफंक्ट पड़ गए, शुगर मिल्स बंद पड़ी हुई है, उसको गवर्नमेंट रिवाइव नहीं कर पाई। नई को तो छोड़िए, जो पुराने को रिवाइव करके यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता था वो नहीं हुआ। तो ये गवर्नमेंट, इट्स अ बिग शेम फॉर दिस गवर्नमेंट। से बड़ी बड़ी बातें गवर्नमेंट नीतीश कुमार जी करते हैं और उन्होंने बिहार को शर्मसार किया है पूरे देश में एक लेबर स्टेट बना करके। आप देखिए कि बिहार के बच्चे आज पूरा देश नहीं बल्कि दुनिया में एज अ लेबर काम करने के लिए जा रहे हैं। आप सऊदी में चले जाइए, नॉर्थ बिहार के बच्चे हमारे भरे हुए हैं वहां पे, लेबर जो है या तो मैक्सिमम जो है नॉर्थ बिहार के लड़के वहां पे हैं। आप दिल्ली चले जाइए, गुजरात चले जाइए, पंजाब चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, बिहार के बच्चे आपको वहां पे किसी को लेबर चाहिए होता है तो बिहार वहां उनके एजेंट काम करते हैं, यहाँ से लेबर चलाता है। तो अब हमें एक लेबर स्टेट की संज्ञा दे दी गई है पूरे देश में और इन्हें शर्म नहीं आता है। ये अपनी बड़ाई खुद से अपनी करते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं। इट इज अ शेम। बिहार नीड्स अ चेंज। बिहार एक विकल्प की तरफ देख रहा है और वो विकल्प बहुत जरूरी है क्योंकि व्यवस्थाओं में परिवर्तन बहुत जरूरी है। यहाँ जो व्यवस्था है वो सड़ चुकी है, व्यवस्था जो है चेंज नहीं हो रहा है, वही लोग सत्ता में बने हुए हैं, कभी इधर कभी उधर। तो व्यवस्था परिवर्तन जब तक नहीं होगा, एक नया विकल्प जब तक नहीं आएगा, बिहार एक विकल्प की ओर देख रहा है। अगर वो विकल्प बिहार को नहीं मिलेगा और जात पात से उठ करके आप अगर वोट नहीं करेंगे तो आने वाला समय बिहार के लिए बहुत ही खराब होगा क्योंकि हम ऑलरेडी एक बैड फेज से, बुरे पीरियड से गुजर चुके हैं और गुजर रहे हैं। आज जहां बिहार खड़ा हुआ है, हम जितने भी डेवलप्ड स्टेट्स हैं कंट्री के, उसके सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं, तो हम बहुत पीछे हैं। तो अगर हम अभी भी जात पात को छोड़ करके वोट करना शुरू नहीं करेंगे, डेवलपमेंट के लिए वोट करना शुरू नहीं करेंगे, तो हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए क्या देके जाएंगे? कि हम बहुत पीछे हैं, लेकिन सवाल उठता है, इट इज अ फैक्ट दैट बिहार लैक्स इन सो मेनी थिंग्स। राजनीतिक पार्टी होगी जो अब बिहार के बारे में सोचेगी,
सवाल उठता है कि अब नीतीश कुमार हो या बीजेपी या कांग्रेस या आरजेडी, खास करके नीतीश कुमार और बीजेपी अब जंगल राज की बातें नहीं बता सकते, क्योंकि 2 दशक हो गया है बिहार को ये सुनते सुनते कि 2004 के पहले का भारत, सॉरी बिहार कुछ और था, बड़े बड़े बुलडोजर थे, रोड पे बदमाश घूमते थे, छीन लिया करते थे लोगों से पैसा, ज्वेलरी, सब चीज। वो दिन लद गया। मेरा सवाल सीधा है कि आज का बिहार कैसा है? आज के बिहार में भी तो दिन में बीच चौराहे पे एक नाबालिग गटर साफ करता है। 21वीं सदी का ये बिहार है। आज के बिहार में उद्योग खोलने के लिए अब दूसरे स्टेट में बिहारी होके जाकर बिजनेसमैन बन सकते हैं बड़ा, लेकिन बिहार में नहीं। ये अभिशाप है। तो सवाल तो है ना बहुत बड़ा बिहार के सामने, और इस सारी चीजों को बिहार की जनता को समझना होगा। मैं बोलता हूं साफ तौर पे कि गलत को गलत कहिए, सही को सही, और समझिए मतदान देना आपका कर्तव्य है। जो भी 18 इस बार पहली बार मतदान देने जा रहे हैं युवाओं, उन लोगों से अपील करता हूं कि उम्मीदवार को देखें, पढ़के उसके बाद वोट दें। पूछे जरूर कि आप क्या कीजिएगा, और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उनकी पार्टी को ही छोड़ दे। एक नया विकल्प बिहार को चाहिए। अब बिहार को उस राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है जो केंद्र में नरेंद्र मोदी के पास है। मानते हैं कि नहीं आदित्य कुमार पासवान जी? लास्ट क्लोजअप कमेंट दीजिए क्योंकि टाइम भी हो गया। देखिए, अभी जैसे आपने कहा कि 2005 के पहले की बात की जाती थी, तो मैं आपके जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी जो है उससे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और बोलना चाहूंगा कि आपको मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से ये प्रश्न करना चाहिए कि 2005 के पहले का जो सत्ता थी उसके खिलाफ में आपने 2005 में वोट मांगा बिहार की जनता से और आप बिहार की सत्ता पे काबिज हुए। फिर 2015 में आप 2005 वाले के पहले जो थे उनके साथ चले गए, फिर आप छोड़ करके फिर भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए, फिर उसके बाद जो पहले लोग थे 2005 के पहले सत्ता में, फिर आप उनके साथ चले गए। तो ये एक्सप्लेनेशन, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए, तो क्या मजबूरी रही थी आपकी कि आप चले गए? आपको तो जाना नहीं चाहिए था, पहली बात। प्लस दूसरी बात ये है कि जब तक बिहार में जात पात से उठ करके लोग वोट करना शुरू नहीं करेंगे तो बिहार का विकास नहीं होगा। आज गांव में जिस तरह से जात को लेकर के इन्फ्लेट किया जाता है बातों को और वोट लिया जाता है, और फिर क्या होता है? विकास नहीं होता है। और प्लस स्ट्रिंजेंट रूल्स बनना चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है, केंद्र में जो भी सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या यूपीए की हो, उसे ऐसे कड़े कानून बनाने चाहिए कि जैसे कैसे अमेरिका बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है पूरे दुनिया का एक, वहां पे क्या नियम है कि 2 बार के बाद आप तीसरी बार आपने सत्ता आप नहीं बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ भी भारत में भी कुछ ऐसा नियम होना चाहिए। आप देखिए 18.5 वर्षों से एक ही आदमी मुख्यमंत्री बना हुआ है। 5 बार 7 बार 8 बार से एक ही आदमी कोई विधायक है, जो कोई सांसद है। आप विकास करेंगे? और आपका देश जो है, आपका गांव जो है, आपका जो क्षेत्र है, आपका विधानसभा है, आपका संसदीय क्षेत्र है, उसी तरह से पिछड़ा हुआ है। आप क्या मॉडल सेट कर रहे हैं, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? तो अब जनता को सोचना होगा, जनता को एक नए विकल्प की ओर देखना होगा, क्योंकि आपने सभी को देख लिया। और जब तक आप एक नए विकल्प की तरफ नहीं जाएंगे, जो जात पात से उठ करके आज जो बेरोजगार हमारे बच्चे हैं उनको रोजगार दे, जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं उनको छोटे छोटे इंडस्ट्री से सही, छोटे छोटे उद्योग ही सही, उसमें आगे आने के लिए सपोर्ट दे, बड़े इंडस्ट्रीज को बिहार में लाए, बिहार का औद्योगिकरण हो, बिहार प्रॉस्पर करे। ऐसी सरकार नहीं आएगी, ऐसा विकल्प नहीं आएगा। तो जिस तरह से बिहार चला आ रहा है, जो पलायन अभी यहाँ हो रहा था, वो पलायन चलता रहेगा। वो कुमार पासवान जी, समय का अभाव है, बहुत बड़ा चर्चा, ये तो अगर हम बात करेंगे तो बिहार में एक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का भंडार है और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ही है, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए इस चर्चा को यहीं पे खत्म करना भी जरूरी है। तो धन्यवाद और आदित्य कुमार पासवान जी खबर फर्स्ट से जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल है कब तक चलेगा ऐसा? कब तक नाबालिग बच्चे गटर में काम करते दिखेंगे 21वीं सदी में भी? क्या यही बिहार का भविष्य है? क्या यही बिहार का वर्तमान और भविष्य दोनों है? क्योंकि आज भविष्य गटर में है।
इस बात को समझे, जब नाबालिग बच्चा पढ़ने के समय में गटर साफ करेगा राजधानी में, बिहार का राजधानी पटना में, तो कैसे भविष्य बनाएगा बिहार का, हमको ये समझाए। अब मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों को जो इन नाबालिगों को इस तरह के काम में इन्वॉल्व करते हैं। अब पटना नगर पालिका के उन अफसरों को मेरी चेतावनी है, समझ ले, मैं जिस दिन नाम जान गया कि ये अफसर है और इसने नियुक्त किया था उन बच्चों को, तो याद रखिएगा पूरे बिहार के सामने आपको एक्सपोज करूंगा कि नाबालिग के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला एकमात्र शख्स ये है ऑफिसर, जो अपने खुद तो ऑफिस में बैठकर एसी में चाय और बिस्किट खाता है और भविष्य को गटर में छोड़कर आता है। कुछ चंद पैसे बचाने के लिए ये लोग बिहार के भविष्य को दांव पे रख दिए हैं। और मैं अपील करूंगा नीतीश कुमार जी से भी, सुशासन काल है, सुशासन का राज है, सुशासन बाबू है, तो कम से कम इन भ्रष्ट ऑफिसरों से बिहार के भविष्य को बचा ले। ऐसे जदयू के प्रवक्ता ने ऑन ईयर आकर खबर फर्स्ट में यह आश्वासन दिया है पूरे बिहार को कि 24 घंटे के अंदर इन कोई भी ऐसा अफसर होगा, कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा। ऐसे जदयू के प्रवक्ता ने ऑन ईयर आकर खबर फर्स्ट में यह आश्वासन दिया है पूरे बिहार को कि 24 घंटे के अंदर इन कोई भी ऐसा अफसर होगा, कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। समय है, समय आता है, अब देखना होगा। एक बहुत गाना है कि वादे हैं वादों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा तो वादे हैं वादों का क्या। ऐसे भी नीतीश कुमार जी को वादा करना और तोड़ना बहुत अच्छे से आता है। अब देखना होगा कि उनके प्रवक्ता की बातों में कितना है दम। क्या वो 24 घंटा के अंदर बिहार के नाबालिगों को न्याय दिला पाएंगे, सवाल उठता है। क्या अब कोई भी नाबालिग गटर में नहीं दिखेगा ना नीतीश कुमार जी, सवाल उठता है। ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ आज दिखा खबर फर्स्ट के ने कैप्चर कर लिया, ये तो सिर्फ पटना की बातें हैं, ना जाने और सभी डिस्ट्रिक्टों में क्या होता हो। मैं तो अब ये सोच रहा हूं इस पे एक मुहिम चलना चाहिए। अब यही एक जांच कमेटी बैठानी चाहिए इस पे गवर्नमेंट को। बहुत बड़ा विषय है, सोचिएगा। और अब आपकी बारी है, बिहार की जनता सोच समझकर वोट दीजिएगा। एक वोट की कीमत को समझे। और जितने भी हमारे युवा साथी इस बार पहली बार वोट देने जा रहे हैं, सोच समझकर वोट दीजिएगा। एक वोट की चोट भ्रष्टाचारियों पे भारी पड़े है। जान जाइएगा आपका वोट में बहुत पावर है। वोट की चोट दे ऐसे भ्रष्ट नेताओं को, सत्ता पे उससे काबिज करे जो लायक है, जो आपकी बात करेगा, आपके हित की बात करेगा, बिहार के हित की बात करेगा, बिहार की जनता के हित की बात करेगा, उनके साहूकार से बात करेगा, बिहार के युवाओं के लिए बात करेगा, रोजगार पे बात करेगा, शिक्षा पे बात करेगा, स्वास्थ्य पे बात करेगा, वोट उसे दे। और जो सिर्फ बात करेगा उसे वोट ना दे, जो करेगा लास्ट में बात और करेगा भी, वो मैं यूज कर रहा हूं। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए, बिहार के आम साहूकार से जुड़े, आम लोगों से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए खबर फर्स्ट को जल्द से जल्द सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। खबर फर्स्ट का फैमिली अब धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप लोग का आशीर्वाद है। मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, बंगाल से, खासकर जो बंगाल में हो रहा है वो निंदनीय है, अक्षम्य है, उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता।
खास करके जो सनातनी है, राष्ट्रभक्ति है, भक्त है, राष्ट्रवादी हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझे निवेदन है वही सब्सक्राइब कीजिएगा। राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र आपके लिए प्रथम है, राष्ट्र तब आप आइए हमारे साथ जुड़िए, देश की बात करेंगे, राज्य की बात करेंगे, मिलकर प्रॉब्लम को सुलझाएंगे, कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। मैं नेता तो नहीं हूं, लेकिन आपके हर प्रॉब्लम के साथ ही रहूंगा, हर मुसीबत में आपका साथी बनकर रहूंगा। वो शासन हो, प्रशासन हो, अगर कोई भी आम आदमी के खिलाफ, और खास करके 18 साल से कम बच्चों को मैं अगली बार गटर में देख लिया तो इसी मुख्यमंत्री का के घर जाऊंगा, उनके आवाज के सामने उस बच्चे को पहले धुलवाऊंगा और उसी गटर का पानी उनके गेट के अंदर जाएगा, याद रखिएगा। मुझे जिस दिन दिख गया, क्योंकि मैं ये सारी चीजें अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक बार मैंने सबके सामने चाहा कि रख दूं इस बात को, क्योंकि देखिए युवा, मुझे दर्द इस बात का नहीं है कि वो 18 साल से कम का है, उसका पढ़ने का उम्र है, इस बात को समझे। और वो कितना लाचार हुआ होगा कि वो गटर में नाली साफ कर रहा है। आज तक कोई व्हाइट कॉलर नेता किया है ऐसा काम? शायद उनके घर में जो बाथरूम साफ करते होंगे हार्पिक से, वो भी कोई और होंगे, वो खुद से नहीं करते होंगे अपना मलमूत्र साफ, वो क्या जानेंगे। उनका तो सुबह का रूटीन होता है, चाय के साथ इनोवा पे बैठना है, जनता के बीच जाना है, 3-4 डिंगे हाँक देना है, और सिर्फ उसके बाद शाम को हो जाता है पार्टी कार्यालय में आना है, कुछ बातों को रखना है सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कसमे वादे खा लेना है, और उसके बाद मोहम्मद रफी के गाने सुनते हुए और गजल सुनते हुए सो जाना है। बस यही रूटीन है जितने भी नेता हैं। हम आज तक बहुत देख रहे हैं, 2 साल से मैं बिहार में देख रहा हूं और मैं यही देख रहा हूं। थोड़ा सा कीजिए, जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ये सारी चीजों पे ध्यान दें। अब बताएं मुझे वो कौन है, वरना कल मैं नगर पालिका जाऊंगा और नगर पालिका के जितने भी अफसर हैं सुन लीजिए, गलत अगर पा गए हम तो बख्शेंगे नहीं, याद रखिएगा। और आप अभी तक ना समझे नहीं है कबर पस्ट को। अगर मनीष कश्यप समझ रहे हैं तो आपको बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी, याद रखिएगा। क्योंकि जो स्टैंड इस बार लिया है लोग ना, मैं तो कहता हूं कि अफसर देखिए तभी करप्ट होता है जब शासन प्रशासन उस पे, प्रशासन तभी करप्ट हो सकता है जब शासन करने वाला करप्ट हो। अब मैं जानता हूं कि नीतीश जी खुद तो करप्ट नहीं है, मैं ये भी जानता हूं कि कोई भी उनपे करप्शन का केस दर्ज आज तक नहीं हुआ, कोई उनपे उंगली ये नहीं उठा सकता कि नीतीश कुमार ने घोटाला किया। लेकिन जो नीतीश कुमार के साथ है घोटालेबाज, वो हो जाए सावधान। ये सारी चीजें नहीं चलेगी अब बिहार में। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बिहार के हर बड़े मुद्दे से हम जुड़ेंगे, ना डरे हैं ना डरेंगे, ना झुके हैं ना झुकेंगे। खबर दिखाना हमारा काम है, हम दिखाएंगे। ना स्याही के दोस्त, ना सिपाही, ना सफेदी के दुश्मन। हमें आईना दिखाना काम है, हम आईना दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।